मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम विलयन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विलयन की बात करते हैं कि विलयन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, बाकी सारी चीजें अपन इस चैप्टर में देखेंगे। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इससे फर्स्ट चैप्टर आपका ठोस अवस्था होती है। उससे एमपी बोर्ड में आपके क्या पूछे जाते हैं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले अपन किस पर ध्यान देते हैं, विलयन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आती है कि विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन कहलाता है। ठीक है, तो विलयन क्या हो गया, जब दो या दो से पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं। समांगी का मतलब होता है कि हर जगह पर या हर अनुपात, उनका मतलब जो अनुपात होता है वो पूरी तरह से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब अगर विलयन में केवल दो घटक हैं, ठीक है, तो उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन कहा जाता है। ठीक है, स्टार करके आप चाहो तो लिख सकते हो, याद रख लेना। यदि विलयन में केवल दो घटक हैं, तो उस विलयन को द्विअंगी विलयन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो दो घटक होते हैं, ठीक है, ये जो दो घटक होते हैं उनमें से एक को क्या बोला जाता है, विलय बोला जाता है, और दूसरे को क्या बोला जाता है, विलायक बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको द्विअंगी विलयन कहा जाता है। इन घटकों को विलय एवं विलायक कहा जाता है। ये जो दो घटक हैं, एक क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा, और दूसरा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो विलय की बात करते हैं कि विलय क्या होता है। ठीक है, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, जबकि विलायक क्या होता है, विलयन का वह घटक जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए क्या होता है विलयन, क्या होता है द्विअंगी विलयन, क्या होता है विलय, क्या होता है विलायक, क्या होता है। ये मूलभूत परिभाषाएं होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है, वहीं पर यदि विलयन में केवल दो घटक उपस्थित हो तो उस विलयन को द्विअंगी विलयन
कहा जाता है। ठीक है, अच्छा द्विअंगी विलयन में जो दो घटक होते हैं उनमें से एक को हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। बात आती है किसको विलय बोलते हैं और किसको विलायक बोलते हैं। तो जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, और जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, विलयन के बारे में मूलभूत जानकारी हो गई। अब अपन बात करते हैं विलयन का वर्गीकरण या विलयन के प्रकार। ठीक है, तो अगर हम विलय एवं विलायक की अवस्था के आधार पर बात करें तो विलयन क्या होता है, 9 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, विलयन के प्रकार की, विलयन के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले आता है विलय एवं विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन क्या, वर्गीकरण। ठीक है, तो विलय एवं विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन से 9 प्रकार का होता है उसको श्रेणी में मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपका क्या होता है, क्रमांक आता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका विलय आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर विलायक आ जाएगा। ठीक है, विलयन का नाम हो जाएगा, और फिर आपका विलयन के उदाहरण आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ठोस विलय का ठोस विलायक में विलयन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ठोस का ठोस में विलयन कहलाता है, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है, उदाहरण हो जाएंगे आपकी मिश्र धातु, मिश्र धातु, जितनी भी मिश्र धातु है वो ठोस में विलयन का उदाहरण है। जैसे कि आपका ब्रॉन्ज, ठीक है, कांसा, ठीक है, जस्ता, कांसा, पीतल, ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, ठोस का ठोस में विलयन हो जाता है। दूसरा आता है ठोस का द्रव में। ठीक है, ठोस का द्रव में, तो विलयन का नाम क्या हो जाएगा, ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, पानी में लवण, कोई सा भी सॉल्ट ले सकते हो, पानी में शक्कर का विलयन। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ठोस का द्रव में विलयन के उदाहरण हो जाते हैं। अगला जो आता है ठोस का गैस में। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएंगे, वायु में धूल के कण, धूल के कण। ठीक है, तो ये ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में हो गया। अगला चौथा जो आता है वो आता है आपका द्रव का ठोस में। ठीक है, द्रव का ठोस में। ठीक है, आपका द्रव मतलब विलय क्या है, द्रव है, और विलायक क्या है, ठोस है। तो इस विलयन का नाम क्या हो जाएगा, द्रव का ठोस में। ठीक है, उदाहरण हो जाएंगे पारे की मिश्र धातु, उनको क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है, अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। ठीक है, अगला होता है फिफ्थ, अपन बात करते हैं द्रव का द्रव में विलयन।
ठीक है, यानी आपका विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, द्रव का द्रव में विलयन कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा आपका पानी में एल्कोहल, पानी में एल्कोहल। ठीक है, अगला आएगा द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, तो द्रव का गैस में विलयन। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा द्रव का गैस में विलयन क्या हो जाएगा, वायु में जलवाष्प, जल वाष्प, ये आपका उदाहरण हो जाएगा द्रव का गैस में। अगला जो आता है सातवां आपका आएगा क्या, गैस का किस में, ठोस में। ठीक है, यानी आपका विलय क्या हो गया गैस, विलायक क्या हो गया ठोस, तो ये हो जाएगा आपका गैस का ठोस में विलयन। ठीक है, ठोस में उदाहरण क्या हो जाएगा, प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद आपका आठवां आएगा गैस का द्रव में विलयन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, गैस का द्रव में विलयन। उदाहरण हो जाएगी पानी में ऑक्सीजन। ठीक है, जो मछली वगैरह ऑक्सीजन लेती है वो पानी को तोड़कर नहीं लेती, नहीं तो आधे बच्चे सोचते होंगे कि आपका पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो उसमें से ऑक्सीजन तोड़ के ले लेते हैं। नहीं, पानी के अंदर भी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, तो वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या लेते हैं, पानी में जो मछली वगैरह होती है वो गल्फ द्वारा उससे अलग कर लेती है। ठीक है, उसके बाद आपका नवा आएगा गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। ठीक है, तो गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। ठीक, ये हो जाएगा आपका वायु सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, गैस का गैस में विलयन। ठीक है, जिसमें आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी प्रकार की गैसें हैं। तो ये आपका क्या हो गया, विलयन का वर्गीकरण हो गया किसके आधार पर, विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर। अब अपन बात करते हैं विलयन का वर्गीकरण या विलयन के प्रकार किसके आधार पर, सांद्रण के आधार पर। ठीक है, बात कर रहे हैं अपन सांद्रण के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी, सांद्रण के आधार पर, सांद्रण के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, तो सांद्रण के आधार पर विलयन को वैसे तो अपन 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन पहले 2 भाग पढ़ लेते हैं। कौन कौन से, सांद्र विलयन। ठीक है, दूसरा होता है तनु विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सांद्र विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन कहा जाता है। याद होना चाहिए कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। अगर कभी आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, एसिड जो होती है उस पे 2 लेवल लगे रहते हैं, एक पे CONC लिखा रहता है कंसंट्रेटेड, एक पे DIL डिल लिखा रहता है डाइल्यूटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र, मतलब इसमें अम्ल ज्यादा है पानी कम है। ठीक है, तो सांद्र विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है, विलायक की मात्रा कम होती है। मतलब वैसे तो विलय से तो ज्यादा होती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। आपके विलय बहुत ज्यादा होता है, उसको सांद्र विलयन कहा जाता है। दूसरा तनु विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। सांद्र में विलय की मात्रा ज्यादा होती है, तनु में विलय की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल अगर आप पर गिर जाएगा तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सांद्र अम्ल अगर आप पर गिर जाएगा तो आप पूरी तरह से जल सकते हो, आपकी त्वचा को बहुत हानि पहुंच सकती है। तो सांद्रण के आधार पर 2 प्रकार के अपन ने विलयन पढ़ लिए, एक सांद्र विलयन और एक
तनु विलयन। इसके अलावा भी सांद्रण के आधार पर और भी कई प्रकार के विलयन होते हैं, जैसे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन तीसरा आपका क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन। ठीक है, तो संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सकता, उसको अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड। जैसे मैंने खाना खा लिया, अब उसके बाद अगर कोई मेरे से बोलता है कि आप एक रोटी और खा लो या थोड़ा सा खा लो, तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं, मैं बिल्कुल फुल हूं, मैं एक भी रोटी नहीं खा सकता। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, सैचुरेशन यानी संतृप्तिकरण कहलाती है। तो ऐसा विलयन जिसमें और ज्यादा विलय नहीं मिलाया जा सकता, उसको अपन क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है असंतृप्त विलयन। क्या आता है, असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय मिलाया जा सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोला जाता है। जैसे कोई आदमी भूखा है, उसको आपने एक रोटी दी और उससे पूछते हो कि भाई एक और चाहिए, अरे भाई अभी तो एक ही खाई है, और खाएंगे, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक तो खाएंगे। तो वो क्या हो जाता है, असंतृप्त विलयन हो जाता है, जिसमें और ज्यादा विलय मिलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से ज्यादा होती है, उसे क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन बोलते हैं। जैसे मेरे को 4 रोटी की भूख थी और सामने वाले ने मेरे को जबरदस्ती 2 रोटी एक्स्ट्रा खिला दी, तो जितना मेरा सैचुरेशन लेवल था उससे एक्स्ट्रा मैंने ले लिया या अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। वो बाद में दुखदाई होता है, बाद में वो बाहर निकल आता है, वो बात अलग है। लेकिन आपने अगर सैचुरेशन लेवल से यानी संतृप्त स्तर से ज्यादा आपने अगर विलय मिला दिया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो ये सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं विलयता। किसकी बात करते हैं, विलयता क्या होती है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि विलयता क्या होती है। ठीक है, विलयता। ठीक है, तो किसी दिए गए विलयन में अधिकतम विलय की मात्रा की उससे ज्यादा विलय नहीं कर सकता, उसको अपन क्या बोलते हैं, विलयता बोलते हैं। तो प्रति 100 ग्राम विलयन में घुलनशील या घुलनशील विलय की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। तो एस बराबर डब्ल्यू बी, ये विलय का द्रव्यमान है, और कौन सा, अधिकतम द्रव्यमान है जो आप विलय कर सकते हो। तो अधिकतम के लिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, मैक्सिमम जो डिसॉल्व हो सकता है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ग्राम, ये आपकी क्या होती है, विलयता होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसी विलयन के सांद्रण को किस किस पद में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विलयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने वाली पद, विलयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने वाले पद, विलयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने वाले पद। तो सबसे पहले आता आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है,
100 ग्राम विलायक में, सॉरी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, हम विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलायक के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? उस विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। तो ये W/W परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा? WB, यानी विलय का द्रव्यमान। देखो आपका विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, A विलायक होता है और B विलय होता है। जनरली जब भी मैं आपका B बोल रहा हूं तो वो क्या बोल रहा हूं? विलय, और A बोल रहा हूं तो विलायक। आप पूरे चैप्टर में याद रखना, मैंने A बोला मतलब विलायक बोला, B बोला मतलब विलय बोला। ठीक है, तो WB अपॉन WS क्या हो गया? विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, ये द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। कई बार आपको WS पता नहीं होता, तो WS किसके बराबर होगा? विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान, दोनों को आप जोड़ दो तो आपको विलयन का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो यहां से द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? WB बटे WA प्लस WB गुणित 100। ठीक है, तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? किसी विलयन के 100 ml मिलीलीटर में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? W/V परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, यहां पर विलयन का द्रव्यमान नहीं लेते, विलयन का आयतन लेते हैं, इसलिए इसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यहां पर विलय का भी द्रव्यमान है और विलयन का भी द्रव्यमान है, इसलिए जिसको द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है गुणित 100। ये क्या हो जाता है? आपका आयतन द्रव्यमान प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पद आता है वो इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में कई जगह पर उस पर सवाल पूछे जाते हैं, उसकी परिभाषा कई बार पूछी गई है, तो वो अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब अब जितनी पद आ रही हैं सबको आपको बहुत अच्छे से याद करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? मोलरता की। मोलरता, ठीक है, मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन, 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोल संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोलरता क्या होती है, तो किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में
1 लीटर विलयन में विलय की कितनी मोल संख्या उपस्थित है उसे उसकी क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एम बराबर, ठीक है, मोल संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। किसकी मोल संख्या, विलय की मोल संख्या, ठीक है, बटे नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, अब अगर मान के चलो आपका आयतन लीटर में ना दिया हो, मिलीलीटर में दिया, तो आप उसको लीटर में बदलेंगे। m बराबर एन बी, आपको v किस में दिया है, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए नीचे 1000 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। ये भी आपकी मोलरता का सूत्र हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आपको मोल संख्या नहीं दी जाती, तो मोल संख्या ना देके क्या देते हैं, विलय का द्रव्यमान देते हैं। तो विलय के द्रव्यमान से मोल संख्या कैसे निकालेंगे, एनबी बराबर होता है डब्ल्यू बी, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जितने भी आपके परमाणु उपस्थित हैं सबके परमाणुक द्रव्यमान को जोड़ दो तो अणु का क्या मिल जाता, आणविक द्रव्यमान मिल जाता। तो यहां से मोलरता का नया सूत्र क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन, एन बी की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित 1000 बटे वी मिली लीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। ठीक है, इसका मात्रक, इसका मात्रक, मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर, या इसको मोलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आप याद रखेंगे, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर विलयन की मोलरता कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मोलरता कम हो जाएगी। मोलरता क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है, इसलिए तापमान बढ़ाने पर विलयन की मोलरता कम हो जाती है। तो ये हो गई आपकी मोलरता, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, ये 2 नंबर में परिभाषा में पूछा जा सकता है। अगला जो टर्म है वो इसी जैसा है, लेकिन नाम थोड़ा सा अलग है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोललता। ये मोलरता थी, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, मोललता की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोललता क्या होती है, ठीक है, मोललता, मोललता क्या होती है, किसी विलयन में, किसी विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आपका मोललता क्या है, तो मोललता 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल संख्या, वहां पर 1 लीटर विलयन था, यहां पर 1 किलोग्राम विलायक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम, उसको किससे प्रदर्शित कर रहे थे, कैपिटल एम, और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल एम बराबर विलय की मोल संख्या एन बी बटे विलयन का यानी डब्ल्यू ए का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है,
उसके बाद अगर आपका द्रव्यमान किलोग्राम में ना देखे, किसमें दे, ग्राम में दे, तो m बराबर एन बी, डब्ल्यू ए किसमें दिया है, ग्राम में दिया है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए नीचे 1000 का भाग करते हैं, यानी ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। पुनः आपका मोल संख्या नहीं दी हो तो आप जानते हैं मोल संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहां से मोललता का एक नया सूत्र हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित 1000 बटे डब्ल्यू ए किसमें, ग्राम में। ये आपकी क्या हो जाती है, मोललता हो जाती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, मोल पर केजी होता है, मोल पर केजी होता है। इसको मोलल भी कहा जाता है, मोलल भी कहा जाता है, उसको मोलर कहा जाता है और इसको मोलल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तापमान का मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आपका क्या होता है, तापमान का मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि तापमान का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान का आयतन पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए तापमान बढ़ाने पे मोलरता कम हो जाती है, मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो गई आपकी मोललता। इसके बाद जो अगला पद आता है वो कहलाता है आपका नॉर्मलता। ठीक है, क्या आता है, नॉर्मल का। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांकी विलयन की ग्राम तुल्यांकी संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। मोल संख्या की जगह ग्राम तुल्यांकी संख्या को क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोल संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकी संख्या, विलय की ग्राम तुल्यांकी संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका एन बराबर एन ई, मोल संख्या नहीं ग्राम तुल्यांकी संख्या है, तो ग्राम तुल्यांकी संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन ई बटे क्या हो जाएगा, वी, किसमें, लीटर में। अगर मान के चलो वी किसमें दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा, एन बराबर एन ई, यहां पर वी मिलीलीटर में, लेकिन आपको किसमें चाहिए, लीटर में। तो लीटर में चाहिए तो नीचे 1000 का भाग करेंगे, यानी ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब अपन बात करते हैं एन ई होता क्या, ग्राम तुल्यांकी संख्या क्या होती है, द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान नहीं, तुल्यांकी द्रव्यमान से भाग कर दो तो आपको ये मिल जाता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे ई गुणित 1000 बटे वी एम। ठीक है, उसके बाद ई क्या होता है, ई होता है आपका आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता, आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता। इसको y से प्रदर्शित कर रहा हूं, x से भी नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं ये रखता हूं तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी अपॉन में y है तो y यहां आ जाएगा गुणित 1000 बटे वी एम एल। अच्छा, ये क्या होता है, मोलरता। तो नॉर्मलता बराबर संयोजकता गुणित मोलरता हो जाती है, यानी आपका जो विलय है उसकी
संयोजकता का मोलरता में क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या मिल जाती है, नॉर्मलता मिल जाती है। ठीक है, इसका मात्रक, इसका मात्रक ग्राम तुल्यांकी संख्या प्रति लीटर है। इसे नॉर्मल भी बोला जाता है, नॉर्मल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद तापमान बढ़ाने पर, अब यहां पर भी नीचे क्या आयतन है, तो जहां पर आयतन होता है वहां पर तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर नॉर्मलता कम हो जाती है। तापमान बढ़ाने पर नॉर्मलता कम हो जाती है। तो अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और आपसे पूछी जाती है, आपकी मोलरता और मोललता में अंतर। कभी कभार पूछ लेते हैं क्या, मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, मोलरता और मोललता में अंतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोललता और मोललता में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ क्या आ जाएगा, मोलरता, और एक तरफ क्या आ जाएगा, मोललता। ठीक है, तो मोलरता और मोललता में अंतर की बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोल संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा लिख दी, यहां पर भी यहां परिभाषा आ जाएगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, दूसरा, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा थर्ड, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम है। अगला आएगा, यह विलयन के आयतन पर, यह विलयन के आयतन पर निर्भर करती है। ठीक है, यहां पर यह विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक, अगला आएगा, तापमान बढ़ाने पर मोलरता कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तापमान का मोल
सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका अंतर हो जाता है किसमें, मूललता और मूलरता में। कई बार इनके संबंध पर भी सवाल आ जाता है और बाकी टर्म मतलब जो पद है, जैसे आपका मोल प्रभाज्य है, उसके बाद आपका क्या है, आपका क्या बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट और आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन बात करते हैं मोल प्रभाज्य की। किसकी बात करते हैं, मोल प्रभाज्य की बात कर लेते हैं कि मोल प्रभाज्य क्या होता है। ठीक है, मोल प्रभाज्य, ठीक है, क्या होता है, किसी विलयन में किसी घटक के मोल संख्या का विलयन में उपस्थित कुल मोल संख्या के साथ अनुपात को मोल प्रभाज्य कहा जाता है। मोल प्रभाज्य कहा जाता है। ठीक है, यानी आपका कोई भी एक घटक ले लो, उसका मोल संख्या का जितने भी घटक हैं सबकी मोल संख्या के साथ अनुपात, यानी कुल मोल संख्या के साथ अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज्य कहा जाता है। इसे x से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो XA यानी विलायक का मोल प्रभाज्य, तो ये क्या हो जाएगा, Na बटे कुल मोल क्या हो जाएंगे, Na प्लस Nb। अगर 3 घटक होंगे तो यहां पर नीचे Nc भी आ जाएगा, और 2 घटक हैं तो Na प्लस Nb। ऐसे ही Xb बराबर क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। ठीक है, अच्छा Na आपको पता है WA बटे Ma, Nb क्या होता है आपका WB बटे MB हो जाता है। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, यानी यहाँ पर जो मोल प्रभाज्य होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, विलयन में सभी घटकों के मोल प्रभाज्य का योग एक होता है। जितने भी घटक हैं सबका मोल प्रभाज्य जोड़ दोगे तो सबका मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर 2 घटक हैं तो XA प्लस XB बराबर 1। अगर 3 घटक हैं तो XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1। ठीक है, यानी जितने भी घटक होते हैं सबके घटकों का मोल प्रभाज्य का योग कितना होता है, इकाई होता है। ठीक है, और किसी घटक का अधिकतम मोल प्रभाज्य 1 होता है। ठीक है, ये आपका मोल प्रभाज्य हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन क्या होता है, जब विलय की मात्रा बहुत कम होती है तो अपन इस पद का उपयोग करते हैं, सामान्यता नहीं करते। जब विलय की मात्रा बहुत कम होती है तो इस पद का उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, 1 मिलियन भाग में, 1 मिलियन मतलब क्या, 10 लाख भाग में विलय की भाग की संख्या को क्या बोलते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन
कहा जाता है। तो अगली अपन बात कर रहे हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो ये क्या होता है, विलियन के 1 मिलियन भाग में विलय की भाग की संख्या को पार्ट्स प्रति मिलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, पीपीएम से, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की घात 6, यानी 10 लाख भाग में कितने भाग विलय के हैं उसे पार्ट्स प्रति मिलियन कहा जाएगा। ये द्रव्यमान से भी हो सकता है, आयतन से भी हो सकता है। पीपीएम बराबर वीबी अपॉन वी इंटू 10 की घात 6, ये आपका पार्ट्स प्रति मिलियन होता है। ठीक है, इस पद का उपयोग बहुत निम्न सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बस एक पद और रह गया आपको सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए, वो होता है आपका सामर्थ्य। विलयन का सामर्थ्य। ठीक है, ये क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को विलयन का सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में कितना विलय का द्रव्यमान उपस्थित है, विलय की मोल संख्या नहीं, विलय का द्रव्यमान, उसे सामर्थ्य कहा जाता है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका S बराबर WB बटे V लीटर में। ठीक है, अगर ये मिलीलीटर में दिया हो तो S बराबर WB बटे V मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो S बराबर WB बटे V मिलीलीटर गुणित 1000। अगर मैं दोनों तरफ m से भाग करता हूं तो S बटे MB आणविक द्रव्यमान से भाग करता हूं, तो ये WB अपॉन MB गुणित 1000 बटे VML। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, मोलरता। तो M बराबर सामर्थ्य बटे आणविक द्रव्यमान और सामर्थ्य बराबर मोलरता गुणित आणविक द्रव्यमान। कभी कभार इस पर भी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, विलयन के सांद्रण को बताने वाले विभिन्न पद और उनके सूत्र। अब कई बार क्या होता है कि किसी एक सांद्रण को दे देते हैं और दूसरे सांद्रण को पूछ लेते हैं। तो ऐसा अगर दिया जाता है तो जो सांद्रण दिया गया उसके नीचे जो लिखा है, चाहे वो द्रव्यमान हो चाहे आयतन हो, तो वो जितना परिभाषा में बोला जाता उतना मान के बाकी सब चीजें निकाल के फिर दूसरा सांद्रण हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध पे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको सारी परिभाषाएं याद रखनी, सारे फॉर्मूले याद रखने, सारे सूत्र याद रखने, इन पर सवाल आते ही आते हैं। इनकी परिभाषाएं भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं और इनके संबंध पर भी कभी कभार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, एक एक चैप्टर को आप अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद उनको याद करेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछेंगे जरूर, ठीक है। नहीं पूछेंगे तो धीरे धीरे ये आप पर बर्डन होता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।